सरकारी बजट। ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद कुछ मुश्किल से आंकड़े, लंबी चौड़ी घोषणाएं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक ऐसी पावर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती है, तो चलिए आज इस बजट की परतों को हटाकर देखते हैं कि असल में देश की धड़कन कैसे है। बड़ा दिलचस्प सवाल है कि नहीं? हम अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें जैसे कपड़े या खाना सीधे बाजार से खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें बाजार में नहीं मिलती, और बस यहीं से सरकार और उसके बजट की कहानी शुरू होती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पारंपरिक बाजार मतलब ट्रेडिशनल मार्केट हमें नहीं दे सकता, और इन्हें समझने के लिए ना हमें पब्लिक और प्राइवेट गुड्स यानी सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक चॉकलेट बार के बारे में सोचिए। ये एक प्राइवेट गुड है। अगर मैंने इसे खा लिया तो कोई और इसे नहीं खा सकता, और अगर पैसे नहीं दिए तो दुकानदार ये देगा भी नहीं। लेकिन नेशनल डिफेंस यानी राष्ट्रीय रक्षा जैसी पब्लिक गुड्स का क्या? मेरे सुरक्षित महसूस करने से किसी और की सुरक्षा कम नहीं होती, और देश के किसी भी नागरिक को इसकी सुरक्षा से बाहर रखना लगभग नामुमकिन है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को नॉन राइवलिस और नॉन एक्सक्लूडेबल कहते हैं। और यहीं से एंट्री होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम की। सोचिए, अगर हर कोई बिना पैसे दिए किसी चीज का फायदा उठा सकता है, तो फिर अपनी मर्जी से कोई पैसे क्यों देगा? बस यहीं पर मार्केट का सिस्टम फेल हो जाता है। और यही तो असली दुविधा है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत सुंदर पार्क है, सब लोग वहां घूमना पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी साफ सफाई या रख रखाव के लिए पैसे नहीं देना चाहता। तो सवाल ये है कि उस पार्क को बनाए कौन रखेगा? ये सवाल हमें सीधा सल्यूशन की तरफ ले जाता है। अगर मार्केट नहीं तो फिर कौन? जवाब है सरकार। और सरकार ये काम करती है अपने सबसे जरूरी फाइनेंशियल टूल के जरिए, जिसे हम सब सरकारी बजट के नाम से जानते हैं। असल में बजट सिर्फ कमाई और खर्चे का हिसाब नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 के मुताबिक ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो देश के सामने सरकार की योजनाओं और उसकी प्रायोरिटीज को रखता है। बजट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में देखना। पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि सरकार की कमाई के सोर्सेस क्या हैं। सरकार की जो आय होती है, जिसे रिसीट्स कहते हैं, उसे मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली है रेवेन्यू रिसीट्स। ये सरकार की रेगुलर इनकम की तरह है, जैसे टैक्स से होने वाली कमाई। दूसरी है कैपिटल रिसीट्स। ये वो पैसा है जिससे या तो सरकार पर कोई कर्ज बनता है, जैसे लोन लेना, या फिर उसकी कोई एसेट कम होती है। अब इन रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर भी दो बड़े हिस्से हैं। पहला और सबसे बड़ा है टैक्स रेवेन्यू। इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी जैसे सभी टैक्स शामिल हैं। और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें सरकार को मिले लोन पर ब्याज, सरकारी कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड और दूसरी सर्विसेज के लिए ली जाने वाली फीस शामिल होती हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि पैसा कहाँ से आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार इसे खर्च कहाँ करती है। कमाई की तरह ही खर्च यानी एक्सपेंडिचर को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सरकार के रोजमर्रा के कामों पर होने वाला खर्च है, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि फ्यूचर के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जिससे देश के लिए एसेट्स बनती हैं। यहाँ पर फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी या सब्सिडी देने से कोई नई एसेट नहीं बनती, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे नई सड़कें, पुल या अस्पताल बनाने से देश के लिए लंबे समय तक काम आने वाली संपत्ति बनती है। यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। तो अब तक हमने बजट का स्ट्रक्चर समझ लिया है, लेकिन जैसा मैंने कहा, बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। हमारी इकोनॉमी में इसके तीन बहुत बड़े और जरूरी काम हैं। ये तीन काम हैं: एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है एलोकेशन फंक्शन। याद है हमने शुरू में पब्लिक गुड्स की बात की थी? ये फंक्शन सीधा वहीं से जुड़ा है। सरकार अपने रिसोर्सेज को उन जरूरी पब्लिक गुड्स पर एलोकेट करती है, जैसे डिफेंस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्हें प्राइवेट मार्केट हमें नहीं दे सकता। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सरकार बजट का इस्तेमाल अमीर और गरीब के बीच इनकम की असमानता को कम करने के लिए करती है। ये कैसे होता है?
अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर और उस पैसे से गरीबों के लिए सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम्स चलाकर, ताकि एक ज्यादा बैलेंस सोसाइटी बन सके। और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। देखिए, इकोनॉमी हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलती, इसमें तेजी और मंदी के दौर आते रहते हैं। सरकार बजट का इस्तेमाल इन उतार चढ़ावों को कंट्रोल करने के लिए करती है। मंदी के टाइम में वो खर्च बढ़ाकर मार्केट में डिमांड पैदा करती है, और जब महंगाई बहुत ज्यादा हो तो खर्च कम करके इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो हमने देखा कि बजट कैसे काम करता है और इसकी मकसद क्या है, लेकिन आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये एक लाइन मुझे लगता है सब कुछ बता देती है। बजट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये देश का आईना है जो बताता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और हम फ्यूचर में किस दिशा में जा रहे हैं। आप इसे एक पावरफुल इंजन की तरह सोच सकते हैं। ये इंजन देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्यूल देता है, ग्रोथ को रफ्तार देता है, और इसमें लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत होती है। तो अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है। अगर बजट सच में हमारे आने वाले कल की रूपरेखा है, तो हमें ये तय करना होगा कि हम उस भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं। इसका अगला अध्याय कैसा होना चाहिए।